बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजेंट स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक कहावत है कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह साहब कहते हैं कि अगर मेरे उस्ताद शाह शमस तबरेज़ साहब ना होते तो क्या पता मैं मौलाना रूमी ही ना होता। तो एक नेक रिश्ता है उस्ताद का। आज मेरे लिए नो डाउट एक प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि मैं जिस शख्सियत का आज इंटरव्यू करने आया हूँ वो मेरे उस्ताद हैं। और मैं जब डीजी खान से लाहौर आया था तो इसी रूम के अंदर हम किसी कोने में बैठे होते थे और अपने उस्ताद की बातें सुनते थे, फिर छुप के निकल जाते थे। तो आज जिन जो पर्सनैलिटी का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा साहब का। सरदार साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। आपका तारुफ मैं क्या ही करना चाहूँ, पूरी दुनिया आपसे जो है वो वाकिफ़ है। आप गवर्नर रहे, आप अटारनी जनरल रहे, आप बार पॉलिटिक्स में आपने बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान का माजी इस चीज़ का गवाह है कि आपने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के अंदर या जुडिशल सिस्टम के अंदर आपने कंट्रीब्यूशंस दी हैं, ख़ासतौर पे लॉयर मूवमेंट की बात की जाए तो आज हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे नाजरीन। और सरदार साहब का आज का जो इंटरव्यू होगा थोड़ा सा मुख्तलिफ इस वजह से होगा कि आप डेली बेसिस पे सरदार साहब को जो है वो टॉक शोज़ के अंदर देखते होंगे, वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा रेस किए जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज जो सरदार साहब से बात की जाए, ख़ासतौर पे उनकी इनिशियल स्टेज जो उनके अवाइल अयाम थे जहाँ डेरा गाजी खान से लाहौर में आए, फिर पाकिस्तान में पूरे छा गए। सरदार साहब कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। आपको माशाअल्लाह अब आप जिस कदर परवान चढ़ गए हैं माशाअल्लाह, ये मेरे लिए भी लम्हा फ़ख्रिया है, मैं समझता हूँ। एंड आप मेरे ही तलब सेब से हैं और माशाअल्लाह आपने भी इस सहाफ़त की दुनिया में जो कदम रखा और जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं ये काबिल तहसीन है और मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, सो ग्रेटफुल। सरदार साहब, मैं शुरुआत करूँगा आपकी डीजी खान से। डीजी खान, बहुत सारे लोग आपके जो है वो अब की लाइफ को देखते हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा गाँव, फिर आप वहाँ से निकले, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, ज़रा वो इनिशियल स्टेज तो काइंडली बताइएगा सरदार साहब। देखें, डेरा गाजी खान में जो हमारी बस्ती जहान खान है वहाँ ना तो बिजली थी और ना ही सड़क थी, और इसलिए वो कई दफ़ा तो ऊँट के ऊपर ही अम्मा के साथ बैठकर डेरा गाजी खान जब जाते थे तो सारी रात को बैठते थे और सुबह पहुँचती थी। और इसी तरह जब दरियाए सिंध पर भी उस वक्त जो है ये चनाब पर पुल नहीं होती थी तो फिर स्टीमर में से गुज़रना पड़ता था और स्टीमर से कई दफ़ा फंस जाता था और सारी रात स्टीमर में, वहाँ उसमें भैंस भी होती थी, गाय भी होती थी, गाड़ी भी होती थी, पैदल लोग भी उसी में सवार होते थे। और फिर जब फंसती थी तो फिर उसको जो है खींचा जाता था, वो लोग जो है आगे करते थे। तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि उस वक्त हमें दिक्कतें मुयस्सर थी। लेकिन चूँकि वालिद साहब एक मुलाजमत में थे, सरकारी मुलाजमत में थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में थे और उनकी चूँकि लाहौर में होती थी तो माँ ने मुझे भेज दिया कि जाओ अपना बाप के पास जो है वहाँ जाके पढ़ो। तो मेरी बुनियादी जो इब्तदाई तालीम हुई वो सेंट एंथनीज़ में ये जो रीगल पर सामने है सेंट एंथनी स्कूल में हुई। और वहाँ तक जब 3rd स्टैंडर्ड में मैं था तो फिर मुझे ये हमारे जो आसिफ खोसा जो चीफ़ जस्टिस रहे हैं, मेरे कज़न हैं, तो वो उनके जो है वो नाना जान आए, उनके शौक साहब थे, वो एजुकेशनिस्ट थे। तो उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल पूछे तो मैंने बड़े तड़क करके जवाब दिया। उन्होंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा आई एम प्लेइंग मार्बल्स। और इस तरह उन्होंने जाके अब्बू को बाद में कहने लगे कि अब इसको लड़के को जो है उर्दू मीडियम में ले जाएं, इसको इंग्लिश से निकाल दें, इसको उर्दू मीडियम में ले जाएं, क्योंकि अंग्रेज़ ने 2 निज़ाम तालीम इस के लिए बनाए थे। एक वो रूलिंग इलीट की थी
और दूसरे अपना सब्जेक्ट्स की, गुलाम की थी वो, यानी हिंदुस्तान के वो बासियों पर चूँकि इम्पीरियल एक मुसल्लत किया गया था निज़ाम को अंग्रेज़ ने वहाँ से आकर, तो अंग्रेज़ ने इसीलिए अपने लिए या जो हुक्मरान तबके के लिए एक और निज़ाम बनाया था और उनको ग़ुलाम रखने के लिए सब्जेक्ट्स को एक और निज़ाम तालीम था जी। तो उन्होंने कहा कि अब ये अंग्रेज़ी में तो कभी मार नहीं खाएगा, लेकिन ये उसके बाद एरोगेंट हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा और ये फ्यूचर पाकिस्तान के मुस्तकबिल में ये मिसफिट हो जाएगा। सो इसलिए इसे जो है उर्दू मीडियम में बच्चे को ले जाए, ये कभी अंग्रेज़ी में मार वैसे नहीं खानी, इसलिए इसकी बुनियाद बड़ी मजबूत हो गई है और उर्दू का संगम होगा तो ये जो है उसमें जो है एक ठहराव भी आएगा और ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए ये बेहतर किरदार अदा कर सकता है। सरदार साहब, वो एक स्टोरी सुना है जब आप फ्लैटीज रूम नंबर 4 में पहुंचे और आप तालिब इल्म थे चीफ जस्टिस साहब से, वो क्या स्टोरी थी? नाजरीन को काइंडली वो तो बताएं सरदार साहब। हाँ मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट था जी। तो उस वक्त जाहिर है कि एक आइडियलिज्म होती है, एक बागी फितरत पहले से ही थी जी। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल से शेख इम्तियाज़ साहब, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, जब हम दाखिल हुए थे तो 2 साल जो है कोर्स था उस वक्त कानून का, लॉ का डिग्री 2 साल में, वो 3 साल में कर दी। हमने एहतजाज किया कि हम पर कैसे मुसल्लत हो सकती है ये, जब हम दाखिल हुए थे 2 साल का कोर्स था, अब अगर तब्दीली 3 साल की हुई है तो ये आइंदा आने वाले कोर्सेज पर तो इसका इतलाक हो सकता है, हम पर नहीं हो सकता। इसी तरह 250 बच्चों को जो है कॉलेज से जो है निकाल दिया इसलिए कि वो 2 मरतबा जो है वो क्लियर ना कर सके लॉ का फाइनल को, तो उनको जो है तीसरे चांस भी ना देने के लिए तो फिर उन्होंने सारों ने एहतजाज किया कि जी इनका तो करियर ही तबाह हो जाएगा। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे खुद अपने लेक्चर शॉर्ट कर दिए इस एहतजाज की वजह से, जो हमने एहतजाज किया तो उस वजह से जो है मेरे लेक्चर शॉर्ट हुए। हालांकि मैं बेस्ट डिबेटर था पंजाब यूनिवर्सिटी का और एक जो ऑल पाकिस्तान इंटर कॉलेजिएट डिबेट्स में मैंने भरपूर हिस्सा लिया और एक हिस्सा लेने के लिए 5 लेक्चर मिलते थे। तो हम तो सारे पाकिस्तान में फिर मेरे तो बहुत सरप्लस लेक्चर बनते थे लेकिन वो शॉर्टेज करके कर दिया। तो फिर मैंने जो है सिविल कोर्ट में स्टे लिया कि जी मेरे लेक्चर जो है ये बदनीयती या वो मेलाफाइड वजह से किए गए हैं, मैं तो सारा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है मेरा, तो मेरा ये करियर इस तरह से दागदार हो जाएगा। तो चलते चलते ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में अब बीच में से छुट्टी आ गई, जुम्मा हफ्ता इतवार का था, तो मुझे वकील कहने लगा कि भाई अब तो अदालत बंद है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा चीफ जस्टिस कहाँ होते हैं? तो उन्होंने कहा फ्लैटीज़ के रूम नंबर 4 में चीफ जस्टिस उस वक्त AR कार्निलियस थे। कार्निलियस क्या मतलब, अगरचे वो मुसलमान नहीं था लेकिन वो ईसाई होते हुए भी एक मुसलमानों से ज़्यादा मैं समझता हूँ वो हमारा जो है इस आइन का और कानून की पासदारी करने वाला शख्स था। और आज भी अगर आप बेहतरीन चीफ जस्टिस में से लें सुप्रीम कोर्ट के बाला तरीन अदालत के, तो मेरे ख्याल में जस्टिस AR कार्निलियस फार आउट शाइन्स दी अदर्स। तो ये बड़ी तो मैं अब आप अंदाज़ा करें लॉ में क्या होती है अभी, तो फिर मुझे मूछें रखवानी पड़ी थी कि ज़रा थोड़ी सी मेरी पर्सनालिटी जो है वो बड़ा मैं लगूं, इसलिए कि उस वक्त तो एक ही लॉ कॉलेज होता था जो सुबह और शाम को रात इवनिंग क्लासेस होती थी। तो रिटायर्ड जो है जो होते थे वो भी उसमें दाखिला ले लेते थे और जो सर्विस में होते थे वो शाम की क्लासेस वो भी अटेंड करते थे। तो 2500 के करीब जो है वो थे, तो उनका मैं सदर, और इतना ज़्यादा मेरा जो है वो लीड थी जो आज तक नहीं टूट सकी है, मेरी मेजॉरिटी इतनी लीड थी। तो मैं जाके कार्निलियस साहब के पास खुद ही पेश हो गया। मैंने चपड़ासी को कहा कि जी उनको कहेंगे एक स्टूडेंट आया है, एक आपको मिलना चाहता है। ये फ्लैटीज होटल की बात है? फ्लैटीज होटल रूम नंबर 4 में। तो उन्होंने मुझे थोड़ी ही देर में, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाई, थोड़ी देर में उन्होंने अंदर बुला लिया। अंदर जब मैं गया तो कहते हैं यस यंग मैन व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम।
तो मैंने उसको कहा कि देखें मेरा एक्सीलेंट करियर है, मैं जो है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर हूँ, मैंने बेस्ट डिबेटर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, और मैंने जो है इतने प्राइसेस लिए हैं, इतनी ट्रॉफीज़ ली हैं अपने कॉलेज के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, सारे पाकिस्तान से हमने इसका नाम रोशन किया है, और मेरे लेक्चर शॉर्ट कर दिए। हालांकि मेरे लेक्चर वो मैं टैबुलेट करके गया था, मेरे लेक्चर तो उल्टा सरप्लस हो जाते हैं अगर मेरे ये जो है मैंने पार्टिसिपेट किया है, जो मैंने ट्रॉफ़ी जीती हैं, जो मैंने मुख्तलिफ कॉलेजों में अपनी नुमाइंदगी की है, उस नाता से 5-5 लेक्चर्स दें तो मेरे तो 250-300 लेक्चर से ज़्यादा उल्टा बढ़ते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसी तरह वो जो फ्लैटीज़ का पैड था उस पर उन्होंने अपनी कलम से जो है मेरी पिटिशन पर जो है वो लिखकर, अभी नंबर भी नहीं लगा था, मैं पिटिशन लेकर गया था, ऑफिस में भी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा कि दफ्तर में जाके करो। ये एतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो चीफ जस्टिस की कमाल आप देखें कि मुंसफी का ये मयार था कि उन्होंने अपनी कलम से लिखा, मेरी कंटेंशंस लिखी, आधे सफ़े का ऑर्डर उन्होंने लिखा। उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने कॉलेज की जो प्रिंसिपल के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो है इसको जो है पेपर देने की जो है इजाज़त दी जाती है, LLB के फाइनल पेपर थे, उसकी इजाज़त दी जाती है, कोई रखना अंदाज़ी इसमें जो है रुकावट नहीं डाली जाएगी। और उन्होंने दफ्तर को, रजिस्ट्रार को अपने हुक्म दिया कि इसको आज ही यानी एतवार वाले दिन खुलवा के रजिस्ट्री जो है इसके जो है मोहरें लगाई जाए और इनको मुसद्दका नकल दी जाए, और साथ ही आप देखेंगे हिफ्ज़ मा तक़द्दम के, यानी ये कंप्लीट जस्टिस जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि इनके साथ बेलिफ को भेजा जाएगा सुबह, और जो है यकीनी बनाया जाएगा सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन जो है इनको वो पेपर देने से जो है किसी किस्म की रुकावट नहीं करेगा, और इनको इनके साथ जाकर वो ऑर्डर भी डिलीवर करेगा, और साथ ही जो है ये भी यकीनी बनाएगा कि ये इम्तिहान देने हैं। और फिर मैंने टॉप किया माशाल्लाह। मीनिंग भाई सरदार साहब, आप कॉलेज लाइफ से ही वो वकालत कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लगना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा सरदार साहब, मूविंग ऑन, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी फिर डिग्री जब लॉ की हो गई, उसके बाद आपने DG खान से वकालत स्टार्ट की, मुल्तान से, या कि लाहौर से डायरेक्ट? नहीं, मैंने डेरा गाजी खान से वकालत। डेरा गाजी खान। फिर सर लाहौर में कब ये वकालत का सिलसिला स्टार्ट किया सर? ये मैंने तकरीबन 1973 में मैं हाई कोर्ट की एनरोलमेंट हुई मेरी जी, और 1973 में मैं मार्च 1973 में मैं लाहौर हाई कोर्ट आ गया था, और 1 टर्नर रोड जो कोने पर बशीर मेंशन है, इसमें मैंने 150 रुपये किराए पर जो है वो एक कमरा लिया था, साथ ही एक केबिन के साथ मुंशी खाना बनाया था जी, और उसमें एक रैक्स रख के किताबें विताबें रखी थी। सरदार साहब, ये बार पॉलिटिक्स में कब आए, और बार पॉलिटिक्स में आने के आपके क्या मकासद से? कुछ भी नहीं, देखें बार जो है हमारे, मैं समझता हूँ एक प्रोफेशन का, पेशे का एक हिस्सा है जी। तो अगर हमारे बार के नुमाइंदे जो हैं वो प्रोफेशनल्स आएंगे तो उनको जो दिक्कतें जो वकला को होती हैं, जो उनको मुश्किलात अदालती निज़ाम में भुगतनी पड़ती हैं, जिससे गुजरना पड़ता है, अगर उन्हें कमा हक़ो उस पर जो है उन पर उनकी आगही होगी, इदराक होगा, तो फिर जाहिर है कि वो जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पेशे में आने वालों की भी खिदमत कर सकते हैं, और निज़ाम अदल में भी वो बेहतर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इंसाफ के ऐवानों में अगर आप आते हैं तो फिर इंसाफ को यकीनी भी बनाना चाहिए, लोगों की सहूलत हो, क्योंकि जो भी अपनी नालिश लेकर आता है, इसी यू हैव टू अमेलियोरेट द मिजरीज ऑफ द पीपल, द लिटिगेंट्स। तो अगर आप उनकी तकालीफ में इजाफे का बायस बनते हैं तो फिर इस पेशे का भी कोई वजूद जवाज़ नहीं बनता है, और निज़ाम अदल का भी कोई जवाज़ नहीं बनता है। सो उनकी सहूलत के लिए, उनकी जो लोगों की तकालीफ हैं, जो लोगों के अपने जो मसाइल हैं उनकी इजाला करने के लिए ही ये निज़ाम अदल बना है। किसी के साथ ज़्यादती जुल्म होता है, किसी की जायदाद के हिसाब से, किसी के दीवानी तनाज़ात के हिसाब से, या फौजदारी मुकदमात के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि बार को ज़रूर मजबूत होना चाहिए, ताकि बार न सिर्फ ये कि
उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है सोसाइटी में कर सके, बल्कि उनका अदालती नालिश के हिसाब से भी उनकी आवाज़ को जो है पूरी तरह तर्जमानी करते हुए उनके लिए रिलीफ ले सके। तो उनकी सहूलत के कारी तभी हो सकती है जब बार मजबूत होगी। तो इसलिए मैंने समझा कि ये हमारे पेशे का हिस्सा है, निज़ाम अदल सोसाइटी की ये इस्लाह का भी जो है इसी से मुतरश्शे होती है, और इसलिए बार और मैं समझता हूँ बेंच हो, ये दोनों ही इनमें इनका मजबूत होना, इनका दयानतदार होना, इनका जो है पूरी तनदही से आवाम के लिए एक मोहब्बत होना, एक लगाव होना और लोगों के मसाइल हल करना, यही निज़ाम अदल की रूह है। और इसमें मैं समझता था कि बार को बहुत मजबूत होना चाहिए। सो इसीलिए मैं बार के जो है सियासत में भी आया और इलेक्शंस भी लड़े। सरदार साहब, इसमें मैं आपका, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है 70 की दहाई से आपने वकालत स्टार्ट की, तकरीबन 50 से 55 साल आपकी वकालत को होने को हैं। उस वक्त की जो वकालत, जो लिटिगेशन थी और आज की लिटिगेशन, ख़ास तौर पे मैं बात करूं क्योंकि आपके ही इस खोसाला चैम्बर में जूनियर्स आते हैं, फिर आप कुलीग्स भी देखते हैं, तो कौन सी चीज़ है आपको उस टाइम में और इस टाइम में फ़र्क महसूस होता है कि आज की वकालत में वो चीज़ नहीं है? देखिए, वो इन्हतात तो एक ओवरऑल देखें तो ओवरऑल एक इन्हतात हुआ है। मसलन उस वक्त के जो सिविल जजेस थे वो बहुत ही वो उनको उर्दू पर, उनको अंग्रेज़ी पर उनको बहुत ज़्यादा दस्तरस होती थी, कानून का भी उनको इदराक होता था और वो काफ़ी मेहनत करते थे। और उस वक्त करप्शन कोई इतना ज़्यादा उसका चर्चा प्रचार नहीं होता था जो आज देखने में आता है। जो जो सोसाइटी एक्सपैंड होती गई, लोगों की जो है ख्वाहिशात बढ़ती चली गई। उस वक्त एक टेलीविज़न होता था PTV और एक रेडियो पाकिस्तान होता था। अब ग्लैमर दुनिया एक जो है चकाचौंध हो गई है, ग्लैमरस दुनिया आ गई है। आपका इंटरनेट का दौर आ गया है, आपके चैनल्स जो है इतने ज़्यादा हैं, आपके टीवी जो है आप उसमें मल्टी कलर्स आ गए हैं सब सारी चीज़ों में। तो फिर जाहिर है कि जो जो सोसाइटी फैलती चली गई, लोगों की ख्वाहिशात बढ़ती चली गई, करप्शन भी उसी नासूर की तरह जो है वो फैलती चली गई और हमारी अहलियत और काबिलियत वो कमतर होती चली गई। इसलिए कि निज़ाम अदल में तो जब तक मुनसिफ जो है आपका, आप मेरिट पर नहीं लेंगे, आप दयानतदार नहीं होगा, आपका काबिल नहीं होगा, आपका जो है वो अल्लाह ताला के खौफ से जो है वो पूरी तरह सरशार नहीं होगा और इंसानियत की खिदमत पर जो है वो अगर यकीन नहीं रखेगा, तो फिर जाहिर है कि उसको जो है अगर वो अपनी खुद नुमाइश में, खुद नुमाई में लग गया तो फिर उसकी जो है सोसाइटी में जो है वो तो खैर क्या एक होनी है, इज़्ज़त तो खैर क्या होनी है, लेकिन निज़ाम अदल जो है बहुत नुकसान होगा, करप्शन बढ़ जाएगी, नालायकी और नाअहली आ जाएगी। और हुकूमत, हर हुकूमत चाहती है कि वो अपनी मनपसंद जो है जजेस को चुने ताकि फ़ैसले भी उन्हीं के मनपसंद हों। वो इंसाफ तो तभी हो सकता है ना कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, आप हुकूमतों की ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़ जो साइल की, एक शहरी की एक जो है इस्तदा होगी, आप उस पर तवज्जो दीजिएगा और उसका हक जो है उसको दिलाएं। और उसमें भले कोई अफसर नाराज़ होता है या हुकूमती अकाबिर जो है, अकाबरीन में जो है नाराज़गी आती है, उससे बालातर होकर अगर जज मुनसिफ जो है फ़ैसला करे। लेकिन अगर मुनसिफ को अपॉइंट ही जो है सिफारिश पे किया जाता है तो फिर जाहिर है जो उसको तैनात करने वाला है वो उसी की तर्जुमानी करेगा, मनपसंद फ़ैसले देगा और निज़ाम अदल कमज़ोर होगा और इंसाफ जो है वो उसका कत्ल होता चला जाएगा। अच्छा सरदार साहब, अब मैं बात करने लगा हूँ लॉयर मूवमेंट की जो 2007 में हुई, मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, जिसमें आपका जो है वो रोल मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंस रखता है और आप आगे थे। आज जो 26वीं तरमीम हुई उसके बाद आप क्या समझते हैं? आपके ही ग्रुप के वकला जो हैं इस वक्त भी एक मूवमेंट की दौड़ में है, लेकिन वो उस किस्म का जज्बा, उस किस्म की कुर्बानियाँ वकला नहीं दे रहे। आप क्या समझते हैं 26वीं तरमीम के बारे में, और आप क्या समझते हैं आप इस टाइम, उस टाइम की जैसे जो मूवमेंट हुई थी वो ज़रूरत है? देखिए, उस वक्त जो मूवमेंट हुई थी बुनियादी तौर पर
मैं उस वक्त सेनेटर भी था और उस वक्त मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल भी था जी। उस वक्त हम लीड कर रहे थे, क्योंकि जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे जी। उनको जो है माजूल किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जो सदर भी थे, चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे जी। और साथ ही उन्होंने जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, और साथ ही उन्होंने न सिर्फ ये बल्कि उनको एक किस्म का दिखाया सिंध हाउस से, उनको बालों से पकड़ के एक पुलिस वाला जो है एक गिरफ्तार करते हुए या तकरीबन रफ अप करते हुए उनको रफ अप कर रहा था। तो वो एक ऐसा इश्तियाल अंगेज मंजर था कि वो कला के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि देखें हमारे काजी उल क़ज़ाक़ चीफ जस्टिस जो फादर ऑफ द कम्युनिटी होता है, लीगल कम्युनिटी, पेटर फेमिलियस कहते हैं, तो अगर फादर ऑफ हमारे यानी बाप को अगर इस तरीके से आप रफ अप करके इस तरह से बेइज्जत करके रिमूव करते हो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर, और मार्शल लॉ का या आर्मी चीफ जो है इस तरह उसको फिस्तायत की हद करते हैं, तो फिर जाहिर है कि इश्तिहार। तो हम जुलूस निकाल रहे थे यहाँ रीगल के चौक पर, जब पहुँचे तो पुलिस ने वहाँ जो है आगे लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है मेरे सर पर जब वो लोहे वाला जो आगे लोहा लगा होता है डंडों के, उससे डंडे मारे तो वो मेरे खून की ऐसे पिचकारियाँ निकली, और वो सारे कपड़े तो खैर खून आलूद होने ही होने थे, तो सड़क भी खून से रंगी गई, और वो उसकी जो वो आज भी 26 टाँके मेरे माथे के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और उसने डॉक्टर ने कहा शुक्र है कि करे कि ये जो है खून अंदर को नहीं गया, अगर अंदर को जाता तो ये क्लॉटिंग हो जाती, आपकी ब्रेन क्लॉटिंग हो जाती और आप खड़े ना होते यहाँ। तो बाहर के अल्लाह ने, ये तो ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में होती है। तो वो उसका जो मेरी पिक्चर फ्रंट पेज पर सारे जो है चैनल्स में भी आई, अखबारों में भी आई, दुनिया सारी में भी फ्लैश हुई, उससे भी जो है जिला मिली इस तहरीक जो वकला की तहरीक थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें देखें हमारे लिए एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तो एक सिम्बॉलिकली ठीक था, एक चीफ जस्टिस था, लेकिन हमारे लिए ये भी था कि मुल्क में आज़ादी को जो है ख़त्म कर दिया गया है, मुल्क में एक मार्शल लॉ लगाया गया है, मुल्क में एक फ़ौजी आमिर ने कब्ज़ा किया हुआ है, मुल्क में जमहूरियत नापैद हो गई है, मुल्क में आवाज़ जो है लोगों की उसको दबा कर बंद कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो थी कि और जो जेन्युइन क़यादत थी उस वक्त की, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इन दोनों को मुल्क बदर कर दिया गया था। तो ये जो है वो बहुत सारे अवामिल उसमें जो है अगर शामिल हो गए, और फिर ये ऐसी तहरीक चली कि फिर उस शख्स को जो कहता था कि देखिए, बुक्के दिखाता था कि देखिए मेरी ताकत, और फिर जब हमने उनको जमहूरियत को भी बहाल करवाया और इलेक्शंस भी हुए, तो फिर वो खशो खासाक की तरह बह गया, लोगों की जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सका था, और फिर उसको लाश ही उसकी जो है बाद में जस्ते खाकी ही दुबई से वापस आया था। तो ये एक तहरीक थी, उसमें मल्टी फेसेट जो है एक वो फैक्टर्स थे जो आज नहीं है। आज इसलिए कि एक जमहूरियत नाम की एक बदकिस्मती से एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, अगरचे फिर वही फिस्तायत हमने देखा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल जो है अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को उन्होंने वो कई जगह कहते हैं कि कई मुल्क जो है, कई मुल्कों ने फ़ौज रखी हुई है, यहाँ फ़ौज ने मुल्क रखा हुआ है ये। और जब हमारी मुल्क नहीं था तो एक कौम थी, कायदे आज़म की बलबला अंगेज़ क़यादत की जो है, उसमें सरबराही में हमने इतना बड़ा मुल्क हासिल किया, दुनिया की वाहिद जो है ऐसी सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत और रियासत हमने हासिल की जो अल्लाह का फजल से हर चीज़ से माला माल है, और बग़ैर हमने लड़ाई किए, जंग किए। ये था कायदे आज़म का जो एक विजन था, एक उनकी जिद्दोजहद थी, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, उसके पीछे जो है मुसलमान हिंद ने जो है लब्बैक कहा और हमारी मुल्क बना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कायदे आज़म 48 में फौत हो जाते हैं,
और उनका देखें कि क्या होता है, गवर्नर जनरल ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जी। और उसको इलाज के लिए ले जाते हुए रास्ते में एम्बुलेंस के टायर बर्स्ट हो जाते हैं। कोई कभी सोच सकता है, कोई खुदा का खौफ करे। और फिर लियाकत अली खान को हमने दिसंबर 1951 में हमने कत्ल कर दिया, उसको गोलियां मार के, और कातिल को भी हमने जो है मार दिया। और उसके बाद तो फिर सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर लिया, जिन्होंने एक दिन ताजे बरतानिया की रियासत की सर्विस नहीं छोड़ी थी, और वो आके ठेकेदार बन गए पाकिस्तान के। और फिर 58 से डायरेक्ट मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स अयूब खान की शक्ल में उन्होंने टेक ओवर करके 11 साल उसने लगाए। फिर याह्या खान आ गया, जिसको तराना बजा के उठाना पड़ता था, इतना मदहोश और इतना वो जो है क्या कहूँ, अब मर गया है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके बाद जो है फिर एक भुट्टो के दौर में आया, तो 93,000 आप अंदाज़ा करें कि फ़ौजी आपका बांग्लादेश में बग़ैर गोली चलाए हुए जो है वो सरेंडर करता है, इसलिए कि अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती जो उस वक्त रवा की गई ईस्ट पाकिस्तान के साथ। हमने 1971 का जो रिज़ल्ट था, इलेक्शन रिज़ल्ट को हमने तस्लीम न किया। मुल्क तोड़ दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन उनको इक़्तिदार ना दिया उस वक्त। तो हम पता नहीं ये क्यों रिपीट कर रहे हैं सारा कुछ, अल्लाह करम करे, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। मगर ये हालात जो अब इस वक्त फिसायत हो रही है 26वीं तरमीम के ज़रिए से, ये एलीट कैप्चर किया गया है, अदालत पर भी कब्जा करके अदालत को अपनी गुलामी में ले लिया गया है। सो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूटिव हावी हो गई है और एग्जीक्यूटिव पर एस्टेब्लिशमेंट हावी हो गई है, और इस वक्त इसलिए वो पूरा का पूरा सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है इस मुल्क में। तो ये बिल्कुल हालात मुख्तलिफ हैं जो उस वक्त जो हमारी जो लॉयर्स मूवमेंट की तहरीक थी उस वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं। जी सरदार साहब, आपकी जो सियासी सफ़र है इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।